इन तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला KCR ने आज नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर वाक़े भारत राष्ट्र समिति के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। IT वज़ीर KTR ने कहा है कि रियासत में मोबाइलिटी वैली कायम की जा रही है, जहां इकोसिस्टम में EV मैन्युफैक्चरर, बैटरी मेकर और दीगर सहूलतें रहेंगी। हैदराबाद पुलिस ने CM KCR और उनके अफराद खानदान से मुतालिक काबिल एतराज़ वीडियोज़ पोस्ट करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। हैदराबाद में वाक़ अपने सोशल मीडिया ऑफिस पर साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से किए गए धावे के खिलाफ रियासती कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत भर में धरना दिया गया है। रियासती कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया ऑफिस पर किए गए धावे पर बतौर एहतजाज आज साइबर क्राइम पुलिस के खिलाफ धरना दिया। सती साइबर क्राइम पुलिस ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के बारे में नाजेबा पोस्ट किए जाने के इल्ज़ाम में हैदराबाद के इलाके माधापुर में वाक़ कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट सुनील कनोगोलू के दफ्तर पर कल शब धावा किया था। पुलिस की कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में एजिटेशन करने का ऐलान किया है। इस ऐलान पर कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद ने गांधी भवन के रूबरू धरना दिया और बाद अज़ां CM कैंप ऑफिस पर प्रगति भवन की सिमत मार्च करने की कोशिश की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर्स ने KCR के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। बाद अज़ां पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। हम सीधा हम ही बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेस वार रूम में सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं, कांग्रेस पार्टी हम जिम्मेदारी से PCC अध्यक्ष और पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं KCR के ऊपर। अब की बार अगर KCR को मौका मिले तो लिखकर सरकार बनेगा, या तेलंगाना में या देश में। तो इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे KCR के खिलाफ। सोशल मीडिया में एक पोस्टिंग से सरकार गिराने के, उसमें इल्जाम ऐसे है कि पुलिस ये मीडिया को लीक दे रहा है कि सरकार गिराने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसीलिए हम लोग हमला किए। अरे भाई, आप अगर हमला करना है, अरेस्ट करना है, कुछ भी ड्यू प्रोसीजर तो फॉलो करो। पहले आपको कंप्लेंट मिलना, किसने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट के बाद आप FIR बनाना, FIR नहीं बनाए, FIR के बाद आप नोटिस देना, उसके बाद सर्च वारंट लेकर ऑफिस में घुसना कांग्रेस वार रूम में बिना कोई प्रोसीजर, रात के टाइम पे वेयर देयर आर गर्ल्स आर वर्किंग। तो सीधा 200 पुलिस लोग मफ्ती ड्रेस में, अगर ड्रेस में रहा तो हम जानकारी कर सकते हैं ये पुलिस, विदाउट ड्रेस दे एंटर्ड इनटू द कांग्रेस वार रूम। वहां पर हमारे फार्मर मिनिस्टर, फार्मर MPs, कांग्रेस नेतागण वहां पर गए, सबको पुलिस ने उठाए। तो ये BRS का मतलब पहले सुनता था हम लोग, बिहार में लोग को उठा के लेकर जाते, तो BRS का मतलब बिहार राष्ट्र समिति बनाना चाह रहे तेलंगाना में, हमें तो पता नहीं। ये तरीका हर केस कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। KCR हरकत अगर नरेंद्र मोदी का मॉडल तेलंगाना में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल है आइस का मतलब इनकम टैक्स, CBI, ED, नाइस, नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, CBI एंड ED। ये आइस वाला नाइस वाला मामला तेलंगाना में नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग सीधा KCR को जो BRS ऑफिस अभी IT व सनतों के रियासती वजीर KT रामाराव ने आज हैदराबाद के इलाके रायदुर्गम में बोच ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के सेंटर का इफ्तिताह किया। यह मरकज़ 1.5 लाख मुरब्बा गज फीट पर मोहित है, जहां 3000 मुलाजमीन की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त कंपनी के पास तकरीबन 1400 मुलाजमीन है। इस सेंटर की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई मोबाइलिटी, हिफाजत और दीगर उमूर पर तवज्जो दी जाएगी।
افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ تلنگانہ بھر میں موبائلٹی ویلی قائم کی جا رہی ہے، جبکہ EV مینوفیکچرر، بیٹری میکرز اور ایکو سسٹم جیسے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی خدمات حاصل رہیں گی۔ اس سینٹر میں انجینئرنگ، بیٹری ٹیسٹنگ، مینوفیکچرنگ، انوویشن اور ٹیلنٹ جیسے اہم زونز موجود رہیں گے۔ KTR نے بتایا کہ حکومت نے حیدرآباد میں EV ہفتہ اور EV سمٹ منعقد کرنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے تاکہ EV حصص داروں کو یکجا کیا جا سکے۔ KTR نے مزید کہا کہ ریاست تلنگانہ کی جانب سے پچھلے 8 برسوں کے دوران دنیا بھر کے کئی سرمایہ کاروں کو راغب کیا گیا اور حیدرآباد میں بڑی کمپنیاں اپنے مراکز قائم کر رہی ہیں۔ Bosch on choosing Hyderabad, on choosing Telangana for your expanded center. When Bosch had announced that there are more than 1,400 have already been recruited, but it looks like it is going to be more than 3,000. So good news to many more youngsters in Hyderabad. And Telangana, as you all know, is a new state, is a young state. It's the youngest state in India. But it has become a very attractive destination for investments for a variety of sectors, companies in variety of sectors, including automobile technologies as well. Now, Hyderabad is being chosen. Hyderabad and Telangana have become extremely attractive for a variety of reasons. Primarily, it's one Indian city which does not compromise when it comes to building infrastructure, which keeps up with the pace of growth. And that is something that truly is a testament to our Honorable Chief Minister's commitment to the growth of this city, to the encouragement he gives us to the Municipal and Urban Development Department to ensure that we continue to keep up pace with the growth we've been having. In terms of a state and how well Telangana has grown, we have grown really well. In fact, more than 15.2% CAGR over the last 7 years. The quality of living is better. Progressive governance has led to our IT exports, growing from 57,000 crores in 2014-15 to about 1,83,000 crores in the last fiscal. But what's even more impressive is, out of the 450,000 new jobs created last year in the IT sector in India, 150,000 were created in Hyderabad alone. So 1/3 of the new jobs that were created, thanks largely to companies like Bosch and others who have chosen Hyderabad. Telangana is also planning to set up a new mobility hub, a Telangana Mobility Valley, which again will be ideally suited for more and more entities in this space to come and partner with us. This Telangana Mobility will have 5 key zones. An engineering zone, housing state-of-the-art shared testing labs providing EV and battery testing, emerging technologies such as CAV and fuel cell testing, India's first CAV proving grounds, along with comprehensive set of conventional proving grounds and testing labs. The second zone would be a manufacturing zone with investments from EV OEMs, component suppliers, battery manufacturers and recyclers. You may have heard of the news recently. One of the leading Indian battery makers, Amar Raja, has also chosen to invest in Telangana, in Mehboob Nagar, with an investment of 9,500 crores, setting up a new state-of-the-art lithium-ion battery facility. Telangana Mobility Valley will also have an innovation zone, providing incubating facilities for startups, co-working spaces also. We also will have a talent zone, where centers of excellence in new mobility-related domains will be created. ITI upgradation to upskill talent for new mobility will also be done. Experience zone to showcase the best of the products to the world will also be done. So we also do have a plan to conduct an EV week, Hyderabad EV week and an EV summit every year, along with the Formula E race to celebrate sustainable mobility. As part of the Telangana Mobility Valley initiatives, Bosch is working with BITS Hyderabad to create a center of excellence for creating the necessary engineering talent. The center of excellence focused on automotive cyber security. This is India's first center of excellence in automotive cyber security, which will go a long way in improving design thinking and innovation amongst the engineers. Key topics such as automotive cyber systems, diagnostics and interfaces, automotive communication systems, etc. also will be worked upon. Currently, we are in advanced stages of discussion, but I'm very confident that Bosch will continue to keep Hyderabad. تہذیب و ثقافت کے ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کے ہاتھوں حیدرآباد کے علاقے مادھا پور میں شلپا رمم کے مقام پر سالانہ آل انڈیا کرافٹ یہ میلہ 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ یہ فیسٹیول ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہینڈلوم، ہینڈی کرافٹ اور دیگر اشیاء تیار کرنے والے آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی اور انہیں فروغ دینا ہے۔
एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस मेले के दौरान लकड़ी से बनी मुख्तलिफ अशिया, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट और दीगर कई अशिया दस्तयाब रहेंगी। ये फेस्टिवल रोज़ाना सुबह 10:30 बजे सुबह ta 8 बजे शब तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि हर किसी को चाहिए कि G20 से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल रहें। कि हिंदुस्तान का प्रोग्राम है ना कि हुकूमत का। नई दिल्ली में आज सुबह बीजेपी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए मोदी ने MP से कहा कि मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएँ कि किस तरह G20 से मुतालिक इवेंट्स में अवाम की बड़ी तादाद को शामिल किया जा सके। मोदी के मुताबिक जहाँ कहीं भी G20 के इवेंट्स मुनाकिद होते हैं, अवामी शिराकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने ये तफसीलात बताईं। हुकूमत ने BSNL के इहया के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। लोकसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान जवाब देते हुए मवासिलात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट से BSNL मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। मुल्क भर में बाएं बाजू की इंतहा पसंद सरगर्मियों के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद में हालिया बरसों में 85% कमी वाक़ई हुई है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए 2015 में एक हमजहती स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान नाफिज किया गया है। इसी तरह अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की अमवात में भी 85% कमी वाक़ई हुई है। साल 2010 में अमवात की तादाद 1005 थी, जो 2021 में कम होकर 147 हो गई। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब देते हुए मुमलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदों की सरगर्मियों में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी बिना पर अखराजात में कमी वाक़ई हुई है। रियासती बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मार्च 2023 में मुनाकिद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए फ़ीस दाखिल करने के शेड्यूल में तब्दीली की है। 500 और 1000 रुपये देरेना फ़ीस आज से 17 तारीख तक और 19 ta 22 दिसंबर बिलतरतीब दाखिल की जा सकती है। इम्तहानी फ़ीस 2000 रुपये देरेना फ़ीस के साथ इस माह की 24 से 28 तारीख तक दाखिल की जा सकती है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, इनके अफराद ख़ानदान और दीगर सियासतदानों के काबिल एतराज़ वीडियोज़ पोस्ट करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद पुलिस ने 3 अफराद को तहवील में ले लिया है। मुल्ज़िमीन को एक नोटिस जारी की गई थी और वजाहत करने के लिए कहा गया था। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट डॉक्टर गाजाराव भोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सियासी तजिया निगार सुनील कानोगोलो के दफ्तर पर धावा किए जाने के बाद मज़कूरा 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमीन ने सुनील के लिए काम करने की बात कबूल कर ली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काबिल एतराज़ वीडियोज़ पोस्ट किए। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद को मुख्तलिफ नामों से पोस्ट किया गया था। ఆరోగ్యకరం కానీ మనం ఈ రకంగా పర్సనల్గా టార్గెట్ చేస్తూ ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా ఒక రాజకీయవేత్తని టార్గెట్ చేయడం చాలా అబ్యూజివ్గా అసభ్యకరంగా ఈ రకంగా పోస్ట్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా దీన్ని క్రిటిసిజం కింద రాదు. దిస్ ఈజ్ అవుట్రైట్ అబ్యూస్ ఒకటి. ఇందులో 2 అంత క్రిటిసిజం చేసేవాళ్ళు విమర్శ చేసేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళ అడ్రస్ వాళ్ళలోకి ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పుకోగలిగి ఉండాలి. అవి పెట్టకుండా అవి మాస్ చేసి ఒక వేరే పేరు మీద పెట్టుకుని ఎవరికి అర్థం కాని పేరు, ఒక తెలంగాణ గలవని, భారత యువకుడని ఈ రకంగా పెట్టుకుంటే ఆబ్వియస్గా ఈ చేసిన వాళ్ళు ఎవరో తెలియకుండా ఉండడానికి చేసినటువంటి మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో ఈ రకమైనటువంటి ఇష్యూస్లో ఈ స్పెసిఫిక్ వాటి మీద మన దగ్గర కేసెస్ రిజిస్టర్ అయ్యాయి. ఇది లీగల్లీ యాక్సెప్టెడ్ కేసెస్, అన్ని లీగల్గా ఎఫ్ఐఆర్స్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. फूड डिलीवरी बॉय गांजा सप्लाई करते हुए नरेडमेट पुलिस के हाथों पकड़ा गया। सार्फिन को गांजा सप्लाई करने वाले फूड डिलीवरी बॉय को बुध के रोज़ तुकराम गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 600 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। नरेडमेट का रहने वाला चिंचू नतीश चंदर 20 साल फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हुए पाया गया कि वो गांजे को खाने के थैले में रखकर ग्राहकों को सप्लाई कर रहा है। స్కోర్, కలకండి ఇలాంటివి ఇలాంటి కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఇది తెచ్చారని అడిగితే అది తన రెగ్యులర్
తన డ్యూటీ చేసుకుంటున్న టైంలోనే వెళ్ళేసి వాళ్ళకి డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇతని వద్ద మనకి 600 grams ఆఫ్ గాంజా ఇన్ పొసెషన్ దొరికింది. సో అయితే ఈ రాహుల్ అనేటటువంటి మాస్టర్ రోల్ ప్లే చేసేటటువంటి ఈ నిందితుడు మనం పట్టుకోకముందే అతను అలర్ట్ అయ్యి భోంగిర్ పోలీస్ స్టేషన్లో సరెండర్ అయ్యాడు. అయితే అతను ఎంత పెద్ద నెట్వర్క్ నడిపిస్తున్నాడు, ఇలాంటి పెడ్లర్స్ని ఎంతమందిని గ్రూమ్ చేస్తున్నాడు, ఎంతమంది చేత ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు అనేది మనకి అతను పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది. AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज AIMIM कारवां के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब ने जोनल कमिश्नर रवि कुमार और नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब के साथ GHMC डिपार्टमेंट हकीमपेट बिटफायर NSF कॉलोनी हकीमपेट जया स्कूल GHMC का दौरा किया और मायना किया। BT रोड बॉक्स टाइप ड्रेन रेटिंग वॉल्स का तखमीनिया तरजीह बुनियादों पर मंजूर किया जाएगा। इस मायने के दौरान AIMIM कॉरपोरेटर सीनियर लीडरान सरगर्म कारकुनान MLA साहब के साथ थे। कारवान और बल्दी डिवीजन नागनगर के अंदर न्यू हकीमपेट फायरिंग में या पब्लिक स्कूल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल इलाका हकीमपेट कुंता बाबा होटल एरिया अलसनी होटल एरिया तमाम इलाके जात का जोनल कमिश्नर साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बल्दिया कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब जमात के तमाम सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर उनके साथ में तफसीली दौरा किया गया। जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइन या फ्लोरिंग या रोड जो भी थे इन तमाम तफसीलात बताएगा और उन्होंने तहसील किया कि दोनों कमिश्नर साहब जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तहसील किया। और आज के दौरे के अंदर कई जगह के हल्के कारवान के बल्दी डिवीजन के नुमाइंदगी भी की गई, जो लंगरौज इलाका प्रसाद नगर लक्ष्मी नगर तमाम इलाके जात के भी नुमाइंदगी की वो भी इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग थे, उसको भी आज दिया गया तहफुल दिया गया कि जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तहसील किया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपके आसपास में बस्ती के अंदर जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मतमदीन को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की। शुक्रिया। बामास उखाड़े के दो पहलवानों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने तेलंगाना केसरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने साउथ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट भाइयों को करारी शिकस्त दी। अबू बकर मसलात के पाबंद पहलवान हैं। बामास अखाड़े का क़याम सन 2000 में मरहूम जनाब अब्दुल्ला बामास, अवध बामास, बदर बामास और खालिद बामास की कोशिशों का नतीजा है। अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास जिन्होंने तेलंगाना केसरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, ये मरहूम अब्दुल्ला बामास के साहबजादे। इब्तदाई तरबियत उन्होंने ही दी। जब वो तरबियत देते थे, इनसे तरबियत लेने वालों में अवध बामास, बदर बामास, खालिद बामास, उमर बिन अवध बामास भी शामिल थे। तेलंगाना केसरी मुकाबलों में जुमला 16 पहलवान शामिल थे। इनमें अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास की पहली कुश्ती अली बावजीर से तय थी, जो कि ख़ुद बामास अखाड़े के तरबियत याफ्ता हैं, लेकिन उन्होंने मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार की। चुनाचे दूसरी कुश्ती जसवंत गौड़ से हुई। अबू बकर ने सिर्फ 1 मिनट चंद सेकंड में जसवंत गौड़ को चित कर दिया। इसके बाद तीसरी कुश्ती नरसिंह पहलवान से हुई। इनका वज़न 120 किलोग्राम है और उन्होंने साउथ इंडिया कुश्ती मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्हें भी अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने 9 मिनट में चारों खाना चित कर दिया। चौथी कुश्ती फाइनल में साई किरण के साथ हुई। उन्होंने भी 2500 किलोग्राम में साउथ इंडिया कुश्ती का गोल्ड मेडल हासिल किया था। वाज़ेह है कि नरसिंह पहलवान और साई किरण दोनों भाई साउथ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनमें नरसिंह राव को फाइनल में 8-1 पॉइंट के वाज़ेह फ़र्क से शिकस्त देकर तेलंगाना केसरी का टाइटल अपने नाम कर लिया, जिस पर इन्हें करीबन 2 किलो चांदी का एक गुरूज के अलावा 51,000 नक़द दिए गए। इसके अलावा NRI सालम अमूदी ने भी 50,000 रुपये इनाम में दिए। इन्हीं मुकाबलों में 75 किलोग्राम वज़न में बदर बामास के साहबजादे हमज़ा बिन बदर बामास ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने इससे कबल 2021 में कुमार केसरी का टाइटल जीता था। एक इंटरव्यू में अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने कहा कि मैंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया है और तेलंगाना केसरी बन चुका हूँ और मेरा गोल अगला टारगेट होगा।
कौमी सतह का टाइटल भी जीतूं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि वो रोज़ाना सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे वर्जिश करते हैं और उन्होंने नौजवान नस्ल को पैगाम दिया कि हलाल लुक़मे का खाओ, बड़ों का अदब एहतराम करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पूरे अखलास और सख्त जद्दोजहद से कोशिश करो। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं और ग़िज़ा भी अच्छी लेना चाहिए, घी और बादाम का इस्तेमाल भी करना चाहिए। फ़न पहलवानी में आने वाला कभी गलत कामों में नहीं आना चाहिए। ये पहलवान रोज़ाना 1000 दंड और 1500 बैठक मारते हैं, सुबह सलात के पाबंद और मुस्लिम तहज़ीब के अलंबरदार हैं। इन मुकाबलों के इनेकाद तंजीम तेलंगाना स्टेट केसरी इंडियन स्टाइल मेन वुमेन सेंटर रेसलिंग चैम्पियनशिप RR डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अमल में आया, जिसके एक चेयरमैन के नरेंद्र मुदिराज, DNJLU RDAW के यादయ్య मुदिराज, प्रेसिडेंट RDA अभिनव यादव, सदर TSIWA के नरसिंह राव, जनरल सेक्रेटरी RDAWA B आदित्य यादव, ISWA S पांडू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की निगरानी में इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। आज बामास अखाड़ा हैदराबाद का मशहूर व मारूफ अखाड़ा बन चुका है और इसी अखाड़े से खालिद बामास सबसे पहले मुस्लिम पहलवान आंध्रा केसरी का टाइटल जीता। इसके बाद इसी अखाड़े से मज़ीद एक पहलवान ने आंध्रा केसरी का टाइटल लगातार 2 साल तक हासिल किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों में फ़न पहलवानी से दिलचस्पी कम हो गई थी, लेकिन बामास अखाड़े ने फ़न पहलवानी में मुसलमानों की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। चुनांचे आज इस अखाड़े में सुबह और शाम कुल मिलाकर 200 नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं। बामास अखाड़े की जानिब से ये तरबियत बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जाती है, बल्कि इनमें चंद पहलवानों के लिए बादाम और दीगर ताकतवर ग़िज़ाई चीज़ें भी यही बामास अखाड़े के अवध बामास फ्राहम करते हैं। और यहाँ पर मौजूद रहने वाले दोनों भाई बदर बामास और खालिद बामास पहलवानों की तरबियत बिल्कुल अखलास और बापाबंदी वक्त देते हैं और ये अखाड़ा फूल बाग में मौजूद है। का स्कोर था, रिटायर हुआ 8वें मिनट में। सर्टिफिकेट बता दे रहा, सर्टिफिकेट बता दो। मारो बामास अखाड़ा 75 किलो, हाँ फर्स्ट यानी। मिडिल बता भाई, मिडिल बता जरा तेरा कहाँ है। तो मेरा नाम मोहम्मद हबीब ख़ान है जी। मैं बामास अखाड़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। बामास अखाड़े का आगाज़ 2002 में स्टार्ट हुआ था। बामास अखाड़ा यहाँ से पहला टाइटल हमारे उस्ताद के छोटे भाई खालिद बामास फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्रा केसरी बने। उसके बाद बड़ा टाइटल हबीब अब्दुल्ला जिलानी डबल आंध्रा केसरी बने। उसके बाद का बड़ा टाइटल अबू बकर बामास हमारे उस्ताद के फर्जन हासिल करे। अब तक का जो बड़ा टाइटल है वो हासिल करे और मेडल और नेशनल बहुत बार जाके हमारे अखाड़े से बच्चे, जैसे अबू बकर सामा बामास है, हैदराबाद केसरी है, कुमार केसरी है, बाल केसरी है, हमज़ा बामास है, परसों जय हनुमान में गोल्ड है, फिर अब तेलंगाना केसरी में गोल्ड है, 7 बार नेशनल जाके आए। जैसा कंपटीशन रहता उस टाइप की प्रैक्टिस कराते हमारे पास। जैसे मट्ठी में रहा तो मट्ठी में कराते, मैट पे रहा तो मैट पे कराते। और जो गरीब है जिसके पास सपोर्ट नहीं है कोई चीज़ का, उसको हमारे अवध बामास सपोर्ट करते। जैसे बादाम के लिए गरीब है खाने के लिए, उसको भी प्रैक्टिस कराते हमारे पास। जो करने वाला है गरीब है उसको सपोर्ट करके उसको भी आगे पहुंचा दे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है अवध भाई, खालिद भाई, बदर भाई की नेशनल में गोल्ड होना है, मैं नेशनल का मेडल होना बल्कि ख्वाहिश है। इंशाल्लाह आप लोग, हाँ फ्री कराया जाता है, हर चीज़ फ्री है यहाँ पर। बस आना है, करना है, आपकी जुस्ताजू दिखाना है। आपके पास कुछ नहीं है तो सपोर्ट भी करेंगे हमारे पास से। सुबह फजर की नमाज के बाद प्रैक्टिस शुरू होती, 7 साढ़े 7 तक प्रैक्टिस चलती। सुबह की मॉर्निंग टाइम ग्राउंड के बाद में अखाड़े पे थोड़ी मेहनत लेते। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज जाने वाले चले जाते।
फिर शाम में 5 बजे से प्रैक्टिस शुरू होती, शाम के 8 बजे तक ईशा ख़त्म कर देते ईशा के। सुबह मॉर्निंग के अलग रहते, फिर शाम के अलग रहते। सुबह 100 बच्चे आते, शाम में 100 बच्चे आते। नहीं आप कर रहे हैं तो अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है, जैसे कि घी है, बादाम है, ठंडाई बनाई जाती है, ठंडाई है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ता, नहीं तो इसका रिज़ल्ट नहीं आता। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आना हो तो ये सारी चीज़ें आप करना पड़ता। और एक बार पहलवानी में आ गया आदमी, आप कोई ख़राब चीज़ में नहीं जा सकते, आपका दिल ही नहीं लगता, जिम भी बेकार दिखता आपको ये फील्ड। वरकatuh। मेरा नाम अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास है। मैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामास का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं तेलंगाना केसरी चैम्पियन हूँ। मेरे वालिद की सपना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ वो चीज़ में, और बस आप सबके दुआ। तेलंगाना केसरी 84 से 140 kg तक था। फाइनल में साई किरण पहलवान थे, उनसे मेरा मुकाबला हुआ। 6 मिनट के 2 राउंड थे। सेकेंड राउंड में उनको इंजरी हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे को विन दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। कितने पॉइंट्स? 8 पॉइंट से। कितने पॉइंट बनाए? 8 पॉइंट। सामने वाले कितने? 1। अब 1 का 8 से जीते? जी हाँ। 8 और 1 के ऊपर 3 घंटे जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉर्निंग में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत वो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना केसरी थी ये 2000 तीसरी तेलंगाना केसरी है ये। लास्ट सेकेंड तेलंगाना केसरी 2017 में हुई थी, उसके बाद 5 साल बाद अब हुई है तेलंगाना केसरी। उस टाइम मैं 74 kg में खेलता था, अब मैं टाइटल में खेला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट प्लेस आया तेलंगाना केसरी। अब कितने पहलवान? उसमें 16 पहलवान थे। 5 पहलवान जी। 16 में से 5 पहलवान थे। अब 5 को भी शिकस्त दी? 4 पहलवानों से। 4 पहलवान जी। आप 4 को भी शिकस्त दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 4 को भी हराया? जी हाँ। फाइनल आए तक मेरे को 4 पहलवान से मुकाबला हुआ मेरा, 4 पहलवानों से अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैं जीता। ये हमारा अखाड़ा बामास अखाड़ा है, और ये मेरे वालिद का एक वो है, यानी पेड़ के जैसा है ना, ये मेरे वालिद उगाए थे ये बामास अखाड़ा फाउंडर। यहाँ पे हमारे पास बामास अखाड़े में बहुत स्ट्रगल हार्ड है, मेहनत। मेरे वालिद का कहना यह था कि इंसान हलाल हराम की तमीज़ रखना, सबसे पहले छोटे बड़ों का अदब रखना, बात करने का अखलाक, नमाजी परहेज़गार मेन इंशाअल्लाह ये। दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों अमल में आया। मुल्की सियासत में गैर मामूली वाक़या पेश आया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति के सदर कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव, जिन्होंने मुल्क में मेयारी तब्दीली के लिए जद्दोजहद की है, शाह शुम्बे को पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर केसीआर ने पार्टी के कौमी परचम की निकाब कुशाई की। इसके बाद BRS का दफ्तर फ़ाल हो चुका है। इस पर कौमी और इलाकाई क़ादीन की बड़ी तादाद ने केसीआर को कौमी पार्टी के दफ्तर के क़ायम करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुबारकबाद देने वालों में अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी और TRS के MLA और MLCs वर्कान ने पार्लिमान भी मुबारकबाद दी, बल्कि इस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े होने का वादा भी किया। कुत्तागुड़ा ब्रिज के तामीराती काम आखिरी मराहल पर हैं और ये काम नए साल का पहला तोहफा होगा। 18वां फ्लाई ओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। ये काम इस माह की 25 तारीख तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। 1 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। यानी ये हैदराबाद के मगरिब कॉरिडोर में एक और पुल तैयार हो चुका है। हुकूमत ने स्ट्रेटजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP को तेज़ी से तरक्की पजीर IT कॉरिडोर के साथ साथ शहर में ट्रैफिक के भीड़ के मुस्तकिल हल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस 18वीं पुल की तामीर पर 263 करोड़ 9 लाख रुपए का सर्फ आया है, जो कि 3 किलोमीटर तवील पुल का 98% काम मुकम्मल हो चुका है। पुलिस जोन्स की असर नौ तक़सीम। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत 2 नए जोन, 10 डिवीज़न और 13 थाने से फ़राइज़ की अंजामदही को तैयार है। सिटी पुलिस कमिश्नरेट के तहत
नए जोन्स कायम किए जा रहे हैं और मुतल्लिका जोन्स को दोबारा तकसीम किया जा रहा है। हाल ही में हुकूमत ने नए थानों, डिवीज़नों और जोनों की तश्कील के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और दोबारा तकसीम की इजाज़त पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत 13 नए थाने, 10 डिवीज़न और 2 जोन्स बनाए जा रहे हैं। आबादी में इजाफे के साथ साथ हुकूमत जदीद पुलिस स्टेशन भी कायम करना चाहती है, क्योंकि शहर की आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसीलिए इसी मुनासिबत से पुलिस फोर्स का बढ़ाना, पुलिस स्टेशनों को कायम करना भी ज़रूरी है। लड़की पर तेज़ाब डालने पर केजरीवाल ने कहा कि मुजरिमों को इतनी हिम्मत कहां से मिली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कौमी राजधानी दिल्ली में एक लड़की पर तेज़ाब हमले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने पूछा कि मुजरिमों को इतनी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिल्ली में लड़कियों की हिफाजत इनकी पहली जिम्मेदारी है, यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुजरिमों को इतनी जुरात कैसे हुई। दिल्ली की हर लड़की की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वाक़यात के बमौजिब चारशंबे की सुबह जनूबी मगरबी दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन पर अपनी बहन के साथ पढ़ने वाली 12वीं जमात की लड़की पर बाइक सवारों ने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। मुतासरा लड़की की सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लड़की ने 2 नौजवानों पर शुबह का इज़हार किया, जिसमें से एक को हिरासत में लेकर तहकीकात की जा रही हैं। रियासत महाराष्ट्र में भी बीआरएस के दफ्तर के क़याम की तैयारी। अवाम अब भारत राष्ट्र समिति को खुश आमदीद कहने तैयार। आदिलाबाद में बीआरएस नेशनल ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर महाराष्ट्र वालों ने भी जोश व खरोश से जश्न मनाया। नांदेड़ ज़िले के कनौत तालुके पठोता के गांव वालों ने बीआरएस और चीफ मिनिस्टर केसीआर के पोर्ट्रेट वाले बैनर अवेज़ा किए। उन्होंने जय बीआरएस, जय जय केसीआर के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना के तमाम शोबों में तरक्की दी है और मुल्क को इनकी क़यादत की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना से मुल्हिक़ा महाराष्ट्र के देहात वालों ने बाज़ाब्ता मुतालबा किया था कि इनके देहातों को तेलंगाना में ज़िम्म किया जाए, क्योंकि तेलंगाना में तरक्याती काम, सड़कों की तामीराती का इंतज़ाम, ज़ख़ायर आब और हर घर पानी की सरबराही के अलावा किसानों को फलाह बहबूद के काम और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिससे तेलंगाना की हमजहती तरक्की हो रही है। इसीलिए महाराष्ट्र के देहातों को तेलंगाना में ज़िम्म किया जाए। बहरहाल केसीआर उनकी टीम ने बहुत ही हिम्मत व हौसले का काम किया है और ऐसे में तेलंगाना के हर फर्द का बिला तख़स्सुस मज़हब व मिल्लत बीआरएस की तायद को जारी रखें। दिल्ली एम्स के सर्वर की हैकिंग के पीछे चीन का हाथ होने का शुबा मरकज़ी महकमे सेहत के हुकाम ने ज़ाहिर किया। ये पता चला है कि दिल्ली में एम्स के सर्वर की हैक करने के पीछे चीन का हाथ है। मरकज़ी महकमे सेहत के हुकाम ने बुध के रोज़ इंकशाफ किया कि चीनी हैकर्स ने एम्स के सर्वर्स को हैक किया है। कहा जाता है कि एम्स के तकरीबन 100 सर्वर हैक हो गए, इनमें कुछ बहाल कर लिए गए हैं। महकमे सेहत के हुकाम ने वजाहत की है कि इन सर्वर्स पर डेटा बहाल कर दिया गया है। गुज़िश्ता महीने के 23 तारीख को पता चला कि सर्वर हैक कर लिए गए हैं। अब इसमें मेन सर्वर कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया गया है। साबिक आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए भारत जोड़ो मुहिम का आगाज़ किया। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा फ़िलहाल राजस्थान में मौजूद है। मालियाती दानिश्वर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर ये साबित किया कि मुल्क भर के दानिश्वर और मालियाती इदारों के सरफहरिस्त अफराद भी भारत जोड़ो यात्रा को दुरुस्त समझते हैं। वाज़ेह है कि रघुराम राजन ने टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स के एजाज़ से महरूम हो गए हैं। 2021 से एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए जा रहे थे और ये एजाज़ उन्होंने अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस से लिया था। अब फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग दोनों की अमीर तरीन अफराद की रियल टाइम फहरिस्त में एलन मस्क की जगह फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बर्नार्ड आर्नल्ड की दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया है। ये कंपनी की पुरतायुश अशिया बनाती है, लेकिन आज घंटों बाद उसकी खुशी ख़त्म हो गई क्योंकि एलन मस्क दोबारा नंबर 1 पर आ गए। कनाडा की हुकूमत ने खबरदार किया है कि लोग इमिग्रेशन लॉटरी के झांसे में ना आएं। कनाडा की इमिग्रेशन कमेटी के रुकन और पाकिस्तानी नज़ार शफ़क़त अली का कहना है कि कनाडा को लॉटरी
फ्रॉड के हवाले से शिकायत वसूल हो रही हैं, जबकि कनाडा ने कोई इमिग्रेशन लॉटरी सिस्टम नहीं शुरू किया है। उन्होंने वजाहत की कि कनाडा में इमिग्रेशन बहुत होती है लेकिन कोई लॉटरी सिस्टम नहीं। मजाज कंसल्टेंट्स और वकला की लिस्ट भी वेबसाइट्स पर मौजूद है। अमेरिका ने रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की जदीद तरीन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसका ऐलान कल मुतवक्के है। आलमी खबररसां अदारे के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग में एक अहम मोड़ आ गया है। पहली बार किसी मुल्क ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। यूक्रेनी अफवाज की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए तकनीकी तरबियत जर्मनी में मुहैया की जाएगी। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव समेत कई सियासतदान खबरदार कर चुके हैं कि किसी मुल्क ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम किया तो रूस उसे अपने खिलाफ जारहियत तस्वुर करेगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।